स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हमारे साथ हैं हम सब के फेवरेट डॉक्टर विपिन गोयल सर, और अभी इनकी रिसेंटली बैच लॉन्च हुआ है, जनरल अवेयरनेस बाय डॉक्टर विपिन गोयल। तो आज हम इसी मुद्दे पे आपसे बातचीत करेंगे। इस बैच के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये क्या है, जनरल अवेयरनेस लाइव डॉक्टर विपिन गोयल, क्या है ये बैच? थैंक यू सो मच फुरकान पहले तो। और देखिए, इस GA लाइव जो हमारा सिलेक्शन बैच है, इस बैच में हम प्रॉपर तरीके से जो है थ्योरी वाइज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये बैच जो होगा, जितने भी हमारे स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स हैं, PCS के एग्ज़ाम्स हैं और स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, और आपके जैसे CDS, CAPF, SSC, रेलवे, जितने भी ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनको मैं फोकस करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे उड़ीसा का बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, और गुजरात में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें जनरल स्टडीज़ का पार्ट ही बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा ये कोर्स। सर, इतने स्टूडेंट्स के हमें मेल आए, कॉल्स आए कि सर के जो ऑलरेडी 10,000 MCQs का आपका एक अच्छा कोर्स है, और फिर आप ये नया कोर्स ला रहे हो जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच के नाम से, तो इसमें क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू कोर्सेस? देखिए फुरकान, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ बताऊंगा। जो 10,000 MCQ कोर्स है हमारा, वो एक रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा, जिसमें मैं अभी भी अपडेट्स करता रहता हूँ। लेकिन जो ये बैच है हमारा, वो लाइव है। लाइव और रिकॉर्डेड में डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी होती है कहीं ना कहीं से, चाहे वो अपनी बुक से पढ़ रखी है या कहीं से कोचिंग ले रखी है। सो सिर्फ उनको क्या करनी है, अटेम्प्ट करना है, मतलब MCQs अटेम्प्ट करने हैं, और अपना वो देखना कि आपको कितना आता है, मुझे कितना आता है, मैं सीख भी रहा हूँ, नहीं सीख रहा हूँ, वो सब चीज़ें। तो वो MCQ से करता है काम। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है कि जो MCQs होते हैं वो कभी भी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, फॉर एग्जांपल, तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, फिर हमारे प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स 1, 2, 3 इस तरीके से प्रेसिडेंट, और हमारा जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम MCQs में होते हैं, तो MCQs में हो सकता है एक चैप्टर का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें ही आपके हिस्टोरिकल आ जाएंगे, उसमें ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हिस्टोरिकल का होगा, हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का हो। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब मिक्स हो रहा है। ये उस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फायदेमंद रहता है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि इस एक टॉपिक है ये, और इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं कर लूंगा। लेकिन जो हमारा लाइव बैच है, GA का जो लाइव सिलेक्शन बैच है हमारा, उस बैच के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपकी, जैसे 31 अगस्त को जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो मेरा जो पहला सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में मैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, प्री हिस्टोरिक एजेस से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जाएगा, फिर आपके आर्यंस, फिर लगातार मतलब प्रॉपर तरीके से हम याद करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। दो तरीके होते हैं। देखिए क्या होता है कि बच्चा बहुत सारे कहते हैं कि सर मैं थ्योरी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपने कोचिंग ली है, आपने कहीं से पढ़ा है, तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन बुक ले आया, ठीक है, और कह रहा है कि मुझे पढ़ लिया। क्या होता है कि हर बुक में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं और कुछ छोड़नी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी बुक ही हमें पढ़नी है। तो अब सीन क्या होता है कि जो प्रॉपर जब हम पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट को हमेशा ये लगता है कि मुझे आता है, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसमें जो इसेंस है, मतलब ये टॉपिक जो पढ़ रहा है इसका इंसेंस क्या हो रहा है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, या इसमें एग्जामिनर कौन कौन से पहलूज की तरफ जा सकता है। तो वो बच्चे को लैक रहता है। अब लाइव बैच में मैं इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करूंगा, स्टार्ट फ्रॉम द मतलब स्क्रैच, फिर हम हाई तक जाएंगे, मतलब जीरो लेवल से हाई लेवल, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं।
और ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने कभी थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, या अगर थ्योरी पढ़ी भी है तो उनको लैक है, उनको लगता है कि नहीं मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ तो लिया, मुझे समझ भी आ गया, मुझे आंसर भी आना आ गया, लेकिन मुझे इसके पीछे का जो लॉजिक है वो नहीं पता। अगर वो लॉजिक एग्जामिनर ने पूछ लिया तो हम वहां पे गलत कर देंगे, एग्जाम में गलत कर देंगे, क्योंकि हम एमसीक्यूज जितने भी पढ़ जाएं कहीं ना कहीं नंबर तो लिमिटेड रहेगा। जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने हैं हमारे पास, तो हम एमसीक्यूज भी पढ़ रहे हैं। एमसीक्यूज पढ़ेंगे, मैं कहता हूं कि 6 महीने में आप डेली 50 एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स 9000 10,000 आपने एमसीक्यूज करे, लेकिन रिवीजन भी करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। बट जो थ्योरी टॉपिक होते हैं, थ्योरी टॉपिक अगर आपको एक बार समझ आ गए तो आपको इतना तो पता लग जाएगा, और मैं भी बताऊंगा लाइव सेशन में कि हाँ आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। तो इट मीन्स ऑलरेडी जो होगा 1 to 10 बच्चा हर पॉइंट लिखेगा, हर तरीके से समझेगा, और मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट तो छोड़ ही दो, या ये पॉइंट आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट एक नॉलेज सेक आप इसको रखो। तो यही चीजें हैं जो मेरे पेड कोर्स में डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंस है मतलब 10,000 एमसीक्यू कोर्स में और हमारे लाइव बैच में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा। दूसरी बात ये है कि अगेन थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे तब तक आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना, मेरे अकॉर्डिंग आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने थ्योरी पहले से पढ़ रखी है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट पता है आप। तो ये बात सर ने बहुत अच्छी कही कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जो है वो सक्सेस इन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर आपने इसका नाम सिलेक्शन बैच रखा हुआ है, तो सिलेक्शन के लिए इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर सिलेक्शन? देखिए सबसे पहले तो सिलेक्शन बैच इसीलिए क्योंकि ये मेरा ड्रीम बैच है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम बैच मींस क्योंकि मैंने इससे पहले लाइव नहीं पढ़ाया, और लाइव यूट्यूब पे लाइव एक डिफरेंट चीज़ होती है, और इस तरीके से लाइव पढ़ना एक डिफरेंट है। क्योंकि यूट्यूब में जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट्स पूछेंगे, हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मैं कमेंट्स 24 घंटे नहीं देख सकता, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं पीछे कमेंट नहीं देख सकता। हाँ कुछ होते हैं कमेंट्स ले लेते हैं, कुछ कमेंट्स हम नहीं लेते, और क्योंकि क्लास भी करनी है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाना भी। अब इस सिलेक्शन बैच के अंदर जो हम फोकस है, मेरा मेन फोकस है, ठीक है स्टडी हम करेंगे, हर दिन हमारी 2.5 घंटे क्लास है, उस 2.5 घंटे के अंदर 2 घंटे तो हमने प्रॉपर तरीके से टॉपिक को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है चीज़ें, जो मैं एक टॉपिक आपको ऑलरेडी बच्चों को बता दिया करेंगे कि हम ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। फिर अगर हम पढ़ लिए, फिर उसके बाद आधा घंटा उसी टॉपिक के पीछे कोई भी बच्चे का डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे 3 बच्चे बैठे, ए बी एंड सी। तो ए बच्चे का कोई डाउट हुआ, बी बच्चे का कोई डाउट हुआ, सी बच्चे का कोई डाउट हुआ। हो सकता है जो बी और सी ने पूछा है वो ए के दिमाग में था ही नहीं, ठीक है। तो ए बच्चे हो सकता है कि जो बी और सी के जो मतलब बी और जो बच्चे ए ने सोचा है वो बी और सी के दिमाग में नहीं है। तो इट मींस पहले तो यही चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ एक हॉलिस्टिक अप्रोच होगी हमारी, बच्चों को हम साथ लेके चलेंगे कि जो भी क्वेश्चन उसका होगा, डाउट्स होगा, वो डेली के डेली क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आधा घंटा सिर्फ इसी चीज के लिए रखा है। अब क्या होगा जब मैं एक बच्चे को बताऊंगा तो बी और सी को भी पता लग गया, और कुछ और बच्चे बैठे हैं तो उनको भी पता लग गया। एक्चुअली क्या होता है कि हर बच्चा इंटेलिजेंट, हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर बच्चे का जो सोचने का तरीका है लेकिन वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कि वो बच्चा उस तरीके से सोच नहीं पा रहा जो बच्चे ए ने सोच लिया, जब बी और सी ने सोच लिया। इससे क्या होगा, एक जब हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे तो इसमें सबके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे, और ये जो जब डाउट्स क्लियर करते हैं ना, ये हमें पता नहीं होता, लेकिन ये एक तरह से हमारी रिवीजन चल रही होती। बिल्कुल एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चल रही होती है, नहीं मैंने एक ग्रुप में बैठ के डिस्कस किया था जब मैंने पढ़ा था, तो मेरा मेन फोकस पढ़ाई के साथ साथ डाउट सेशन के ऊपर ज्यादा रहे। जी हम हर क्लास में डाउट्स तो ले ही रहे हैं, हर एक हफ्ते के अंदर जो है हम 5 दिन प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। जो 6th डे होगा उसके लिए भी मैंने अगेन स्पेसिफिक 2.5 घंटे जो हैं इसी चीज के लिए दिए हैं, डाउट्स के लिए। 5 दिन में जो डाउट्स आएंगे वो भी क्लियर हो गए,
साथ के साथ रिवीजन भी चल रही है, और बच्चा घर पे जाके भी पढ़ेगा, और जब बच्चा पढ़ेगा तो डाउट्स और भी क्लियर और भी आएंगे दिमाग में। तो 6 डे अगेन वो बच्चा मेरे से डाउट्स आके पूछ सकता है, क्योंकि उसको पता कि उस दिन स्टडी नहीं होनी, तो मुझे दोबारा से सारी चीजें रिवाइज कर लेनी है। जो मेरे दिमाग में आएगा तो मैं सर से पूछ लूंगा। तो हम डिस्कस करेंगे 6th डे भी। और इससे फायदा एक और होगा, 7th डे हम बच्चे का टेस्ट लेंगे कि जो हमने 5 दिन में पढ़ा है, जो तुमने मेरे से डाउट्स पूछे हैं, जब जो मतलब हमारी डिस्कशन हुई है, तो आपको अब कितनी आती है। अच्छा, तो हम 7वें दिन उसी चीज का क्या करेंगे, मतलब एक टेस्ट ले लेंगे, और बच्चे को पता भी नहीं लगेगा उसने 3-4 बार रिवीजन भी कर दी। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा एक कॉन्फिडेंस फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा कि नहीं, मैं एग्जाम निकाल सकता हूं। क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं ना, तो हमेशा हमारे मन में, और मेरे मन में भी, आपके मन में भी, किसी के मन में भी कॉन्फिडेंस लूज तो होता है, मोटिवेशन लूज होती है। लेकिन मैं इस बैच के लिए 100% मोटिवेटेड इसीलिए हूं क्योंकि अब मुझे मेरे स्टूडेंट्स का साथ मिलेगा, क्योंकि मैं उनसे बात कर पाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन लूज नहीं होने देंगे कि सर नहीं आपको पढ़ाना है, और मैं उनका लूज नहीं होने दूंगा कि भाई तुमने पढ़ना है। तो इट मींस ये एक कलेक्टिव अप्रोच होके इस बैच को हम आगे लेके जाएंगे। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि एक कंसोलिडेटेड क्लासरूम लर्निंग विथ कंटिन्यूअस रिवीजन और बाय प्रैक्टिस। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, कंसोलिडेशन एंड क्लासरूम लर्निंग, ये सारे जो है मिक्सचर्स हैं इस कोर्स में। जी। तो सर जैसे जैसे एग्जाम्स का जो पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है जी। जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस पे क्वेश्चंस पूछे गए या ऑप्शंस का पैटर्न चेंज किया गया। तो इस चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को हाउ इज द कोर्स गोइंग टू डील विद इट? देखिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं टॉप एग्जाम्स को ही देखता हूँ, मैं बहुत लोअर एग्जाम्स को भी देखता हूँ। इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे जैसे बच्चे मुझे ही क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं सीधा, ठीक है। और मैं भी जो है मार्केट में प्रॉपर तरीके से रिसर्च इस चीज़ के ऊपर करता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने इस बैच के अंदर, इस सिलेक्शन बैच के अंदर हमने जो है प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटीज़ को कवर किया है। सेकंड थिंग इज कि जो हमारी बेसिक्स बुक्स रहती हैं वो सब चीज़ें इसमें कवर करी हैं मैंने, और प्रॉपर तरीके से मैं इसको, देखिए क्या होता है कि जब हम टॉपिक्स तो पढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन एग्जामिनेशन होता है, हमें 2 तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक तो स्टैटिक और एक उस क्वेश्चन का रेलेवेंस। बिल्कुल। तो मैं इस बैच में दोनों ही लेके चलने वाला हूं। स्टैटिक बहुत डिटेल में होगा और रेलेवेंस भी उसकी साथ साथ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं आपसे होम रूल लीग, स्टूडेंट से भी पूछूं होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी, सब बड़ा फटाफट बच्चे आंसर दे देंगे, सर बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी थी पहले, फिर उसके बाद एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट करी थी। तो ये सब ठीक है, लेकिन हमें ये पता है होम रूल लीग स्टार्ट क्यों करी गई थी, इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था और ये कहां तक चली गई, और इसके पीछे इसका नेचर क्या था, इसके आउटकम्स क्या थे, ये हमें नहीं पता होता। हमें आउटकम मैं पूछ लूं ना तो हर बच्चा कहेगा सर फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन अकेला फ्रीडम स्ट्रगल नहीं होगा ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स और भी होंगे। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होम रूल लीग, सो उसमें एक लिख देगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल या एनीथिंग, कुछ ऐसा पॉइंट, और दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट कुछ और लिख देगा। फिर ऊपर ऑप्शन डाल देगा आंसर ए ओनली, आंसर बी ओनली, आंसर ए बी सी या नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, कुछ ऐसे करके। वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने पढ़ा क्या है, सिर्फ होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी ये पढ़ा है, या फिर वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि आम भाषा में बोलते हैं तुक्का लगाना, ठीक है, लॉजिक बस लगा दो ऐसे, हाँ नहीं ऑल ऑफ दीज होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता। एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि वो उसने अगर क्वेश्चन पूछा है ना तो वो किसी लॉजिक से ही पूछा है। तो इस बैच के अंदर हम उस स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेंगे, और उस स्टैटिक पार्ट के साथ साथ इस चीज का जो इसेंस है, इस चीज का जो नेचर है, आउटकम्स हैं क्या हैं, उस हर टॉपिक को लेके, नॉट होम रूल लीग, हर टॉपिक को, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं जनरल स्टडीज में, क्योंकि काफी एग्जाम में वो जनरल स्टडीज बोल देते हैं, काफी एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस वर्ड यूज कर देते हैं, है दोनों चीजें सेम, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं चीजों को मैं ऐसे डिस्कस करने वाला हूं। प्लस
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मेरा मेन फोकस रहने वाला है। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब हम चीज देख लेते हैं ना किसी चीज को, ठीक है, अगर हम बात करें कि पेपर जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जब हमने बहुत बार वो चीज पढ़ रखी हो, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस चैप्टर की, उस पेज की पिक्चर छप जाती है कि नहीं मैंने कहीं पे पढ़ा था। तभी हम एग्जाम में जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, आंखें बंद करके वो सोचते हैं कि वो बुक पेज का पन्ना कौन सा था जहां पे मैंने पढ़ा था, तो हम ढूंढते हैं अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये क्या होता है कि ये लाइव बैच में, सिलेक्शन बैच में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कैसे करेंगे, टॉपिक तो डिस्कस होगा, थियरी तो हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो पिक्चर्स के ऊपर रहेगा कि पिक्चर से ज्यादा आपको सिखाया जा सके। अगर पिक्चर्स भी होंगी, कंटेंट भी होगा, थियरी टॉपिक भी होगा, इसेंस भी होगा, नेचर भी होगा, तो दैट मींस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बच्चे के लिए, और इससे जो है बच्चा एक कॉन्फिडेंस फील करेगा कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं। तभी आप किसी भी बुक में देखिए, बुक्स में इमेजेस क्यों डाली जाती है, वो इसीलिए डाली जाती है जो बच्चा देखता भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था शायद मैंने भी इग्नोर मारी होंगी, आपने भी मारी होंगी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, उस पिक्चर डालने का एक लॉजिक है कि आपको वो पिक्चर याद रह जाए, इसके पीछे इसका मतलब क्या है। तो मैं इसी तरीके से डिस्कस करने वाला हूं पिक्चर्स, चाहे वो ज्योग्राफी तो हमारा प्रॉपर ही मैप रहता है, लोकेशन बेस्ड चीज रहते हैं, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, कुछ भी एनी टॉपिक फ्रॉम द जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, मैं पिक्चर्स के साथ, थियरी पार्ट के साथ, कंटेंट के साथ, और उसका नेचर, इसेंस क्या है उस टॉपिक का, इन सभी चीजों को लेके चलने वाला हूं। तो लर्निंग आउटकम्स पे फोकस जी होगा। जी बिल्कुल, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए डिस्कशन जब होंगी, क्वेश्चन जब आएगा, पिक्चर जब दिखेंगी, बच्चे के दिमाग में और क्वेश्चन आएंगे, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इस तरीके के ये पिक्चर्स में सर ये क्या है, या इस पिक्चर में मतलब इस चीज में लॉजिक क्या है, पीछे लॉजिक क्या है, तो बच्चा क्वेश्चन करेगा, बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। और वो तो ऑलरेडी मैं सिखा रहा हूं कि हाँ ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब, फिर भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, डिस्कशन तो है ही हमारे पास, डिस्कशन करेंगे, डाउट्स क्लियर जो करेंगे। डाउट सेशंस हैं, जो बिल्कुल वीकली डाउट सेशंस हैं, बिल्कुल वीकली डाउट सेशन है, और हर क्लास के पीछे भी डाउट सेशन हमने आधे घंटे के लिए रखा हुआ है। तो सर किसी भी बैच के पीछे एक इंटेंशन होता है, तो आपने इसका नेम जो रखा है वो सिलेक्शन बैच रखा है, तो इसके पीछे इंटेंशन क्या है, सिलेक्शन बैच क्यों? देखिए सिलेक्शन, पहली बात तो हम जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हमने सोच लिया सिलेक्शन हमने लेना है, ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन नाम से बोलने से सिलेक्शन नहीं आती, कभी भी नहीं आती जी। हर चीज के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क तो होगा ही होगा। मैं तैयार हूं, जब मैं कर रहा हूं, मैंने इतनी चीजें सोची हैं आपको लोगों को पढ़ानी, ठीक है, तो आपको भी करना पड़ेगा। दूसरा, इसके साथ एक डिसिप्लिन रहेगा बच्चों के। डिसिप्लिन कैसे रहेगा, देखिए जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ पहले रिकॉर्डेड कोर्सेज भी थे, उसमें क्या होता था कि मैंने पढ़ा दिया, बच्चा क्या करता था कि जैसे पहले दिन पढ़ लिया, जब पहले दिन उसने 4 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, तीसरे दिन उसने 6 घंटे पढ़ लिया, फिर चौथे पांचवें दिन उसने पढ़ा ही नहीं, फिर छठे दिन पढ़ रहा है। तो काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं डिसिप्लिन की जो कमी जो होती है। डिसिप्लिन की कमी होती है। जब हमें पता है यहाँ पे हर दिन मेरी क्लास है, हर दिन मेरी 2 घंटे क्लास है, मैं दिन में 2 घंटे नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, मैं डिसिप्लिन, अगर मैं आ रहा हूं, मेरा भी एफर्ट लग रहा है, मेरा भी हार्ड वर्क है, मैं भी डिसिप्लिन रहूंगा, तो बच्चे क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनको अगर पता होगा कि सर ने अगर आज कुछ ऐसा पढ़ा दिया और मैंने ना पढ़ा, तो दैट मीन्स दिक्कत आएगी ना। क्योंकि जब वो अगले बैच, अगली क्लास में आएगा, अगर उसने वो जानबूझ के भी मिस करी है, जब मैं बीमार हूं, क्योंकि होते हैं, ठीक है, जेन्युइन रीजन इज जेन्युइन, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हाँ अरे आज तो मैं थका सा फील कर रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज सिलेक्शन बैच, क्योंकि मैं बच्चों को डिसिप्लिन में रखूंगा, मैं रखूंगा, नहीं आएगा तो क्लास में फिर हम बातचीत भी करेंगे उस बच्चे के साथ अच्छे से, ठीक है कि हाँ भाई कैसे, क्यों नहीं, क्या रीजन है आपका, नहीं क्यों नहीं आए आप लोग। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों नहीं रहेगी, एक चीज देखिए, मोटिवेशन हम कहते हैं कि हमें पढ़ाई में मोटिवेशन लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हमेशा मोटिवेशन तब जब आती है जब आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे होते हैं, बच्चे और भी बैठे होंगे, अगर उसने एक दिन भी क्लास मिस करी ना, तो उसको ये लगेगा कि जो बाकी बच्चे बैठे हैं ना, वो मेरे से एक स्टेप तो आगे पहले ही निकल गए। तो वो स्टेप को हमने किसी भी बच्चे के लिए ऐसे नहीं सोचने देना कि नहीं मैं एक स्टेप बैक हो गया,
मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक बच्चे के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारी क्लास में, सबके ऊपर ध्यान होगा। लेकिन बात ये है, आपको भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मोटिवेशन। मोटिवेशन तो सीधी-सी बात है, जब मैं मोटिवेटेड हूँ इतना, ठीक है, तो बच्चे को मैं कैसे डीमोटिवेट होने दे दूँगा? बिल्कुल भी नहीं। सर आपकी बातें सुन के मैं भी काफ़ी मोटिवेट हो गया हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बैच सर. So we'll meet 31st August 7 p.m. यस सर। 31st August 7 p.m. Congratulations and all the best for your batch sir. थैंक यू सो मच। और मैं बच्चों से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है जैसे हमने बाकी कोर्सेज़ में यूट्यूब के ऊपर हम पढ़ते हैं, तो डिसिप्लिन आप भी रखते हैं, तो इस बैच में भी प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन आप लोगों ने रखना है। मैं सिर्फ आपको जो है एक मेंटोर की तरह, गुरु की तरह गाइड करूँगा कि आपको ये करना है, ऐसे नहीं करना, ये चीज़ें पढ़नी है। पढ़ाना भी मेरा काम है, लेकिन आपको सीधी राह के ऊपर भी लेके जाना मेरा काम है। तो बस यही है कि आप इस बैच में अगर आएँगे या आ रहे हैं, तो प्लीज़ फ़ोकस होके दिमाग में ये चीज़ रख के जाना कि मुझे हार्ड वर्क करना है और डिसिप्लिन बना के रखना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू द जीए सिलेक्शन बैच। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।